हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। 2013 में ये जो एक्ट आया, इसका बेसिक रीजन क्या था? इस एक्ट में इंडिया में क्या बात की गई? दो चीजों पे बात की गई। नंबर वन, फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई। नंबर टू, यहाँ पे बात की गई न्यूट्रिशन की, कि फूड सिक्योरिटी प्लस न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और 2013 में इन दोनों चीजों पे फोकस किया गया। जब हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी प्लस न्यूट्रिशन दोनों पे फोकस किया गया, इसका मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है कि अफोर्डेबल अफोर्डेबल प्राइस पे फूड प्रोवाइड किया जाए, दोनों बेसिस पे, क्वांटिटी और क्वालिटी के बेसिस पे। यहाँ पे एम्फेसिस जो था वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के बेसिस पे किया गया। कि यहाँ पे 2013 के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि फोकस किस पे होना चाहिए? फोकस होना चाहिए टू इम्प्रूव द फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन। और यहाँ पे इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हर बंदे को, इंडिया में हर बंदे को क्या होना चाहिए? अफोर्डेबल प्राइस के अंदर बेटर क्वांटिटी और बेटर क्वालिटी मिलनी चाहिए फूड की, सो दैट जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ हंगर है हम उसको कहीं ना कहीं इलिमिनेट कर सके। जो प्रॉब्लम ऑफ हंगर है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए एक एक्ट आया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। डेट याद रखना, ईयर 2013 में ये एक्ट आया। तो यहाँ पे मैं आपके साथ स्लाइड में प्रोविजंस शेयर करूंगी इस एक्ट के, कि क्या क्या प्रोविजन थे, और साथ ही इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगी। तो आप वहां से पीडीएफ देख सकते हैं। और पीडीएफ के अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जहां पे भी नोट कर रहे हैं आप लोग नोट कर लीजिए। अदर देन दैट, अगर आपके पास नोट करने की फैसिलिटी नहीं है अभी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, तो लेटर ऑन आप ऐड कर लेना पीडीएफ के अंदर। ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति है, इसको भी ज्वाइन करिए सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहे। अब यहाँ पे एक्ट को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहे। एंड ऑल्सो, जब आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगती हैं, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं। जब हम नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला? मैंने आपको बोला हम क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी के। अभी तक हम लोग जब 1960s से बात करते आए हैं, 1960s में हम किसके बारे में बात कर रहे थे? 1960s में हम बात कर रहे थे अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। किसके बारे में बात कर रहे थे 1960s में? ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में। ठीक है, 1960s में हम लोगों ने बात की ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के बारे में। तो आपको याद होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में फूड सेल्फ सफिशिएंसी होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले हम लोग इंपोर्ट करने के लिए डिपेंड कर रहे थे। हम लोग PL 480 स्कीम मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की थी, जहां पे हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता था वीट फ्रॉम यूएस एंड अदर कंट्रीज। और जब यहाँ पे बाकी कंट्रीज हमें सब्सिडाइज रेट्स में इंपोर्ट नहीं करने देती थी, तो हमें मार्केट प्राइस पे इंपोर्ट करने पे करना पड़ता था, मजबूरी बन जाती थी हमारी। लेकिन अगर हम बात करें, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमें ग्रेन्स तो चाहिए थे, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन थी उसको फीड करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड फूड। और फूड के लिए अगर हमें सब्सिडाइज रेट्स में फूड नहीं प्रोवाइड किया जाता था फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएस, यूएस की आप लोगों को स्कीम याद होनी चाहिए, PL 480। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती थी, दिक्कत हो जाती थी हमारे लिए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1960s में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ आए, जिसमें हम लोगों ने बोला कि हम फूड सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाएंगे। और लेटर ऑन हमारी जो फूड सेल्फ सफिशिएंसी हम लोगों ने अटेन भी कर ली, और हमारे पास एम्पल क्वांटिटी होने लगा फूड ग्रेन्स का, जिसको हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हो गए। तो आप लोग देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आप लोगों ने ये चीज देखी कि हम लोग जो फूड इंपोर्ट कर रहे थे, फूड इंपोर्ट से लेकर हम लोग कहाँ पे शिफ्ट हो गए? हम लोग शिफ्ट हो गए फूड एक्सपोर्ट। अब हमारे पास खाना तो था, लेकिन यहाँ पे हमें दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिली, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिली हमें? हंगर की प्रॉब्लम देखने को मिली। अब इस हंगर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लॉन्च किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे?
हम लोग एमएसपी पे जो फूड ले रहे हैं, मैंने आपके साथ एमएसपी डिस्कस किया था। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट एमएसपी पे फार्मर से प्रोड्यूस लेती थी, फार्मर से एमएसपी पे प्रोड्यूस परचेज करती थी। अब जब फार्मर से गवर्नमेंट ने ये सामान ले लिया, खाना तो ले लिया उसने, तो गवर्नमेंट के पास जो ये फूड आ गया, ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जाता था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। मैं इन डिटेल पीडीएस आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करूंगी। तो पीडीएस में ये खाना जाता था जहां से सप्लाई होती थी मार्केट के अंदर। अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो हमारा पहले से था। ठीक है, 2013 में तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं आया, उससे पहले इंडिया के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। राशन शॉप्स वर अवेलेबल, ऑलरेडी राशन शॉप्स हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही थी। तो 2013 में ऐसा क्या हुआ, देखिए जब हम 2013 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास था, हमारे पास टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी था, लेकिन वहां पे क्वांटिटी ऑफ द फूड के ऊपर फोकस किया जाता था कि इतना अमाउंट आप लोगों को सब्सिडाइज रेट में दिया जाएगा कि हम हंगर को बीट कर पाए। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया दैट इज नोन एज हिडन हंगर, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए वी नीड व्हाट, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो 2013 के अंदर जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, तो अलोंग विथ क्वांटिटी हम लोगों ने क्या बोलना शुरू किया, गवर्नमेंट में बोलना शुरू किया अलोंग विथ क्वांटिटी हमें क्वालिटी ऑफ फूड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा था पीडीएस के अंदर, टीपीडीएस के अंदर, दैट इज द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स फोकस किस पे किया जाएगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों के ऊपर। क्योंकि जब भी हम फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम अफोर्डेबिलिटी के ऊपर तो बात करते ही हैं, ठीक है, हम असेसिबिलिटी के ऊपर बात करते ही करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ हम किसके ऊपर बात करेंगे, हम क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे। पेट तो भर लिया, लेकिन पेट भरने के साथ साथ हमें रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन दोनों चीजों पे बात होना शुरू हुई। तो याद रखना क्वालिटी अलोंग विथ क्वांटिटी दोनों पे बात हुई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंटेंट की, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हम लोगों ने किसके ऊपर बात की, हमने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात की। क्वांटिटी के ऊपर हम पहले भी बात कर रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज ऑलरेडी देयर, ठीक है, 2013 पे नहीं आया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब एमएसपी पे जब फूड लिया जा रहा था, तो ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम थी इस एक्ट से पहले न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था। आपने दो चपाती खा ली, आपका पेट भर सकता है, लेकिन क्या वो दो चपाती आपको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करके दे सकती है, नहीं दे सकती। तो नाउ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया गया कि फूड तो मिलेगा, बट वहां पे अलोंग विथ फूड हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड फूड ग्रेन टू एलिजिबल हाउस होल्ड। अब यहाँ पे सब्सिडाइज फूड ग्रेन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट आपके बिहाफ में कुछ पैसा देगी, आपको सस्ते में मिलेगा, जो एक्सपेंस आ रहा है, जो खर्चा आ रहा है, उसमें एक मेजोरिटी पार्ट कौन कर रहा है, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कर रही है, दैट्स वाई आपको चीपर रेट्स में मिल रहा है फूड ग्रेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडाइज फूड ग्रेन। और याद रखना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बोला गया कि सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन को दिया जाएगा, कितना, ये पॉइंट लिख लेना ब्रैकेट में, 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन को क्या दिया जाएगा, सब्सिडाइज फूड ग्रेन। क्लियर, पहला पॉइंट। नंबर टू, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। और बेनिफिशियरी कौन हुआ, जिसको फायदा मिलेगा, कि किसको, कौन कौन इस स्कीम के अंदर कवर होगा। क्योंकि अगर हम बात करें अंबानी की, अंबानी को तो कोई जरूरत नहीं है आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, या कोई और अच्छा रिच पर्सन है, उसको तो कोई जरूरत नहीं है कि एनएफएसए के अंदर वो आए, ठीक है, वो तो डायरेक्ट रिटेल में जाकर भी परचेज करेगा ना। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज में बात की गई, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरी कौन करेगा, ये रोल रखा गया स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे बेनिफिशरी, आपकी स्टेट में कौन बीपीएल के अंदर आ रहा है, आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो आप आपको क्या करना है,
आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी करना है। तो यहाँ पे जब हम एनएफएसए के बारे में बात करते हैं तो इट कवर्स, ये पॉइंट लिख लेना, इट कवर्स अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन and up to 50% of the urban population and up to 50% of the urban population। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि आप लोग बताइए प्रायोरिटी हाउस होल्ड कौन है, सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, उनको हम क्या, तो स्टेट गवर्नमेंट का को डिसाइड करना था, स्टेट गवर्नमेंट को बताना था कि कौन कौन प्रायोरिटी हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा जरूरत किसके पास किसको है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी ये स्कीम्स आती है तो यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आता है, एक जो कॉन्स्ट्रेंट आता है, दैट इज द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड करेगी टू द लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन तो कितना ज्यादा बर्डन आ रहा है, तो इतना पैसा तो गवर्नमेंट के पास था नहीं। तो यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहला हम जब भी टारगेट करेंगे सबसे पहले किसको टारगेट करना पड़ेगा, वल्नरेबल सेक्शन को। तो इसी जो सबसे वीकर सेक्शन है उसके बारे में बात की गई, दैट इज नोन एज प्रायोरिटी हाउस होल्ड। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड के जब बारे में हम बात करेंगे तो ये कौन डिसाइड करेगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स याद आए। तो पहले 2 पॉइंट्स में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन के बारे में बात की गई, 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन अप टू है, ठीक है, अप टू 75% एंड अप टू 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। और यहाँ पे प्रायोरिटी हाउस होल्ड के बारे में बात की गई, जो कौन डिसाइड करेगा, जो आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि आपकी स्टेट को डिसाइड करना पड़ेगा, यूटी को डिसाइड करना पड़ेगा वहां पे कि यहाँ पे प्रायोरिटी हाउस होल्ड में कौन कौन आता है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, फूड सिक्योरिटी। मैंने आपको क्लास की स्टार्ट में ही बोला था कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में आप यहीं से बोल सकते हैं कि यहाँ पे इट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में जो जिस बंदे के पास पैसा नहीं है उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट में फूड प्रोवाइड कर रही है, तो सब्सिडाइज फूड रेंज। अब यहाँ पे कुछ रेट्स है, आप लोग लिख लेना। राइस, राइस एट ₹3 पर केजी, ठीक है, राइस एट ₹3 पर केजी, वीट ₹2 पर केजी, और कोर्स ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स भी क्या आते हैं आपके, मिलेट, ठीक है, जैसे मेज हो गया, बार्ले हो गया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कोर्स ग्रेन्स एट ₹1 पर केजी। तो ये जो था ये डिसाइड किया गया, ये रेट लिस्ट होगी जिसपे फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा, 5 kg, ठीक है, 5 kg पर मंथ, 5 kg पर मंथ फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई। और ये जो था यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में फर्स्ट टाइम बोला गया कि इंस्टेड ऑफ हाउस होल्ड हम लोग किस पे फोकस करेंगे, हम इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करेंगे कि हमारा जो फूड सप्लाई हो रहा है वो पर पर्सन हो। क्योंकि किसी फैमिली में अगर ज्यादा लोग हैं तो उसको हम लोग 35 kg अगर अलॉट कर दे लेट से, तो इट्स नॉट कि वो बड़ी फैमिली के लिए भी उतना ही जस्टिस होगा जितना छोटी फैमिली को हो। तो पर पर हेड आप प्रोवाइड करिए, 5 kg पर मंथ पर पर्सन बोला गया। तो इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले हाउस होल्ड के बेसिस पे हो रहा था, एक फैमिली को इतना मिलेगा ये बोला जा रहा था। लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स बोला गया कि 5 kg पर पर्सन पर मंथ। क्लियर। नंबर 2 यहाँ पे बोला गया इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स। क्या बोला गया, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, प्रमोट एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी और क्वालिटी फूड। अब यहाँ पे जब इन्होंने ये बोला, ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में तो बात की गई थी पहले भी, मैंने आपको बताया, लेकिन अलोंग विथ क्वांटिटी अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। नंबर 3 एम्पावर लोकल गवर्नेंस। यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बोला गया कि आप लोकल लोगों को भी, लोकल जो गवर्नेंस है, जो आपका पंचायती राज सिस्टम हो गया, आप उनको भी इंक्लूड करो। क्योंकि ग्रास रूट में वही लोग बता सकते हैं कि किस कौन प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं आपको पीडीएस स्कीम पढ़ाऊंगी तो मैं आपके साथ एक और रेट लिस्ट डिस्कस करूंगी
तो हम वहां पे AAY दैट इज द अंत्योदय अन्न योजना उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को समझ आएगा कि BPL और AAY जिसको आप प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हो वहां पे भी डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट लिस्ट में आपको लिखवा भी देती हूँ। यहाँ पे वीट और राइस के लिए बोला गया, तो वीट और राइस का जो मैंने आपको ये लिखवाया है ना, वीट और राइस का, ये AAY के लिए है, ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड के लिए है। BPL के लिए अलग रेट्स हैं। आपका जो अबव पॉवर्टी लाइंस है अगर उनको लेना है उनके लिए अलग रेट है। ठीक है, आप लोग लिख भी लेना, वीट राइस। ठीक है, यहाँ पे जो APL थे उनके लिए 6 रुपए 10 पैसे पे बीट मिलेगा, राइस के लिए 8 रुपीज 30 पर केजी। ठीक है, जो BPL थे 4.15 5.1 5.65 और AAY दैट इज द अंत्योदय अन्न योजना 2 रुपए और 3 रुपए, ये रेट्स के बारे में बात की जाती है। तो आप लोग देख लेना, APL के लिए अलग रेट है, BPL के लिए अलग रेट है और अंत्योदय अन्न योजना के लिए अलग रेट है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिशियरी के बारे में, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यहाँ पे बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इलिजिबल बेनिफिशियरी कौन है, क्योंकि हर बंदा आए राशन शॉप में और उसने बोला कि मुझे फूड ग्रेन दे दो, बट इलिजिबल भी तो होना चाहिए, तो इसके लिए राशन कार्ड होल्डर्स हैं। ठीक है, आप लोगों के घर पे भी राशन कार्ड होगा और राशन कार्ड में यहाँ पे हाउस होल्ड के पास अगर आप अंत्योदय अन्न योजना के लिए जा रहे हो तो आपके पास रिस्पेक्टिव राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आप BPL के लिए जा रहे हो तो आपके पास रिस्पेक्टिव राशन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हाउस होल्ड holding a valid ration card are eligible for benefits under the NFSA 2013। ठीक है, तो फिर BPL फैमिलीज के लिए, families living below the poverty line as identified by the government are eligible फॉर कवरेज। जब हम पॉवर्टी पढ़ेंगे तो आपको BPL ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के जब बारे में बात करते हैं तो कौन करता है, मैंने आपको बताया, इट इज द स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना, हो सकता है आपसे नेट में ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाए, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। यहाँ पे हाउस होल्ड विदाउट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एज डिटर्मिन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर कंसिडर्ड एलिजिबल। ठीक है, एंटाइटलमेंट अंडर द एक्ट, यहाँ पे सबसे पहले इलिजिबल हाउस होल्ड। ठीक है, नंबर 2 एंटाइटल्ड बेनिफिशरीज। अब यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात की गई, यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर्स के बारे में बात की गई, यहाँ पे चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स के बारे में बात की गई। अब जब हम प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात करते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखना प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन को यहाँ पे क्या दिया जाएगा, मेटर्निटी बेनिफिट दिया जाएगा। कितना मेटर्निटी बेनिफिट आप लिख लेना, यहाँ पे इस एक्ट में बोला गया कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन जो है, ठीक है, उनको मेटर्निटी बेनिफिट दिया जाएगा। कितना, 6,000 रुपए का। कितना, 6,000 रुपए का। ठीक है, आप लोग इसको प्लीज ऐड कर लेना अपने जहां पे भी आप लिख रहे हैं। नंबर 3 इज द मंथली राशन एंटाइटलमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया 5 kg ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ, ये इतना मंथली राशन देने के बारे में बात की गई। अब एक्सक्लूजन और एक्सेप्शन कौन कौन इस स्कीम के अंदर नहीं आता। ठीक है, नंबर 1 हाउस होल्ड विद हाई इनकम, वो इंक्लूड किए जाते हैं। हाउस होल्ड विद मंथली इनकम अबव स्पेसिफाइड थ्रेशहोल्ड आर एक्सक्लूडेड, क्योंकि एक लिमिट के ऊपर अगर आपकी इनकम है, आप बाजार जाके राशन परचेज कर सकते हैं, तो यू आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। ठीक है, हाउस होल्ड विद सब्सटैंशियल एसेट्स, ठीक है, अगर आपके यहाँ लार्ज लैंड होल्डिंग है, वैल्यूएबल एसेट्स है, यू आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। गवर्नमेंट आपको लीगल एंटाइटलमेंट नहीं देता। ठीक है, तो मैंने आपको APL वाला जो लिखवाया है वो मैंने आपको PDS में लिखवाया है, बेसिकली वो रेट लिस्ट है, वो इस लॉ के साथ कंफ्यूज मत करना। ठीक है, इस एक्ट में लीगल गारंटी दी जाती है, लेकिन किसको दी जाती है, टू द BPL अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के अंदर जो लोग आते हैं उनको दी जाती है, पुअर पीपल के लिए है। क्योंकि जब हम NFSA के बारे में बात करते हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें हंगर को टारगेट करना है। ठीक है, आपको समझ आ पा रहा है। तो फिर सब स्पेसिफाइड डेमोग्राफिक ग्रुप, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस, क्योंकि वहां पे आपको पैसा मिल रहा है ना, यू आर अर्निंग नाउ। तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन इंक्लूडेड है कौन एक्सक्लूडेड है। नाउ प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, जब मैंने आपसे MSP डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि फार्मर है, फार्मर को गवर्नमेंट एश्योर कर रहा है कि अगर आपको बेटर प्राइसेस नहीं मिल रहे मार्केट के अंदर, तो मैं आपसे आकर इस कम से कम इस प्राइस में, दैट इज नोन एज MSP, इस प्राइस में मैं आपसे परचेज करूंगी।
तो एमएसपी पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, परचेज कर रही है। हम लोग नॉर्मली दो प्राइसेस के बारे में पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर भी किया था, जाकर कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग कोई पॉइंट मुझे मिलता है मैं उस पर डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक प्रोक्योरमेंट प्राइस और एक एमएसपी। नॉर्मली बोला जाता है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस में पीडीएस के लिए परचेज करती है गवर्नमेंट, बट इन रियलिटी प्रोक्योरमेंट प्राइस और एमएसपी बराबर होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो एमएसपी फार्मर को एमएसपी देती है गवर्नमेंट, तो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसने क्या किया, खरीदा। तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि प्रोक्योरमेंट प्राइस पे किया, लेकिन इन रियलिटी योर एमएसपी प्राइस इज इक्वल टू योर प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो एमएसपी इंश्योर फेयर प्राइस फॉर फार्मर। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझना, नॉर्मली जब हम बोलते हैं कि प्रोक्योरमेंट, तो उसके लिए जो मेजर एजेंसी है दैट इज योर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करेगी, प्रोक्योर करेगी फ्रॉम फार्मर, वो खरीदती है। लेकिन यहाँ पे जब हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलोंग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे स्टेट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है। कौन है, स्टेट फूड कमीशन भी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं, सॉरी, स्टेट फूड कमीशन। यहाँ पे ये जो स्टेट फूड कमीशन है, इनको भी बोला जाता है कि आपको अगर जरूरत पड़ती है आप भी प्रोक्योर करो। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्ट के अंदर एक शेड्यूल है दैट इज नोन एज शेड्यूल 3। ठीक है, आपको शेड्यूल्स में जाना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जनरली प्रोक्योर करता कौन है, इट इज एट द नेशनल लेवल। और कौन कर रहा है, स्टेट फूड सॉरी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो प्रोक्योर करती है नॉर्मली। लेकिन अलोंग विथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे शेड्यूल 3 पे एडवांस फूड सिक्योरिटी की एडवांसिंग प्रोविजंस फॉर एडवांसिंग फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है, जहां पे बोला गया कि अगर स्टेट में रिक्वायरमेंट है प्रोक्योर करने की, तो स्टेट भी कर सकती है। तो इसीलिए मैंने लिखा डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हम लोग इसके बारे में याद रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, एफसीआई का रोल है, लेकिन अगर आपको डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट के बारे में भी बोला जाए, तो शेड्यूल 3 के अंदर बात की गई है डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की। फिर बफर स्टॉक मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो भी परचेज किया जा रहा है एमएसपी में, ठीक है, ये कहाँ पे जा रहा है, ये गोडाउन्स में जा रहा है, गवर्नमेंट के गोडाउन्स में जा रहा है। तो यहाँ पे एक सप्लाई क्रिएट की जा रही है। तो इन केस हमारी इकोनॉमी में ऐसा हो गया कि इस साल मॉनसून डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, मॉनसून जो थे वो इरेटिक हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई कम हो गई, बट ओवरऑल इकोनॉमी में, ठीक है, मैं ओवरऑल मार्केट के बारे में बात कर रही हूँ, तो ओवरऑल मार्केट में क्या होगा, डिमांड तो है, तो सप्लाई अब कम है डिमांड से, तो इस समय आपको पता है प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा हाइक करेंगे। अब कंज्यूमर को भी तो प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे बोला गया कि एक्स्ट्रा स्टॉक्स होने चाहिए हमारे पास जो आप एमएसपी पे परचेज कर रहे हो, और वो आपके पास एक्स्ट्रा है, बफर स्टॉक के फॉर्म में है गवर्नमेंट के पास। तो अगर सप्लाई लेस देन डिमांड हो जाएगी, तो बफर स्टॉक से रिलीज किया जाएगा वो ग्रेन मार्केट के अंदर, सो दैट फूड ग्रेन सप्लाई जो है वो स्टेबिलाईज हो सके, सप्लाई और डिमांड जो है वो स्टेबल सिचुएशन में आ सके। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, बफर स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है, फिर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। प्रोक्योर कौन करता है, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है, एफसीआई का नाम याद रखना। ठीक है, क्योंकि मेजर जो बॉडी है प्रोक्योर करने की दैट इज द एफसीआई। फिर डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन टू बेनिफिशियरी। डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, इट इज द स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर ने प्रोक्योर किया, पहुंचा दिया आपके गोडाउन तक, अब डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का रूल आता है वहां पे। नंबर 3 इज द मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। अब यहाँ पे हम मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे रोबस्ट मॉनिटरिंग ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के बारे में बात की जाती है। और यहाँ पे भी स्टेट फूड कमीशन का रोल है, जो मैंने आपको बताया था ना, स्टेट फूड कमीशन पहले, उसका रोल है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ग्रीवियंस है किसी का, किसी की कोई कंप्लेंट है, वो किसको सॉल्व करनी है, वो सॉल्व करनी है स्टेट फूड कमीशन को। वो किसको सॉल्व करनी है, स्टेट फूड कमीशन को। क्लियर, ठीक है, यहां तक समझ आया। मॉनिटरिंग के बारे में मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बता दिया, ये भी बता दिया, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, रेगुलर पब्लिक रिपोर्टिंग ऑन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सो दैट कि जो भी आपका मैकेनिज्म है वहां पे हमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे। नंबर 4 इज द फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे जो भी फूड ग्रेन हो रहा है वो सब्सिडाइज रेट पे प्रोक्योर किया जा रहा है।
अब फूड ग्रेन तो एक सब्सिडाइज रेट पे प्रोक्योर किया जा रहा है, साथ में स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए, साथ में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस सब प्रोसेस के लिए पैसा चाहिए, तो इंक्रीज फंडिंग चाहिए। अब यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए आप लोग देखेंगे हर साल क्या होता है, फंडिंग इन्हांस होती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, तो खाना तो लोग डिमांड करने वाले लोग भी तो ज्यादा आ रहे हैं, तो फंडिंग हर साल इंक्रीज की जाती है नॉर्मली। फिर डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फंड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे टू स्टेट फॉर लोकलाइज्ड प्रोग्राम्स। नंबर 3 इज द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, रेगुलर ऑडिट्स टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि जब भी हम राशन शॉप का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? हमारे दिमाग में आता है ब्लैक मार्केटिंग। अभी तो तभी ब्लैक मार्केटिंग कुछ हद तक कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आधार लिंकेज है। अभी भी ब्लैक मार्केटिंग है, आई एम नॉट सेइंग कि ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो गई है, बट एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिस्टम्स, अभी आधार लिंक के साथ ब्लैक मार्केटिंग लिमिटेड हो गई है। फिर रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फाइनेंस कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड्स टू स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। मॉनिटर कौन करेगा? लोकल लेवल पे बेटर वे में आपकी राशन शॉप चल रही है या नहीं चल रही, इसके लिए किसका रोल है? इट इज द रोल ऑफ द स्टेट। किसका रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल दूं, फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनिटर कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि हो सकता है आपको नेट के एग्जाम में आप बैठेंगे, ठीक है, आप बेशक यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आई रिकमेंड यू कि आप नेट के लिए प्रिपेयर करिए साइमल्टेनियसली। जो ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रही हूँ ये आ सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करना पड़ेगा सो दैट नेशन वाइड जो कवरेज इस चीज की हो सके। अब चैलेंजेस और लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपके दिमाग में ही चीजें कनेक्ट होनी चाहिए इस समय। अगर हमने अगर हमने एनएफएसए के बारे में बात की, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात की, हम सब्सिडाइज रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब भी हम सब्सिडी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फंडिंग तो बहुत चाहिए, लेकिन इन रियल सेंस, इन रियलिटी फंडिंग हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। जो गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड कर रही है फॉर एनएफएसए इम्प्लीमेंटेशन, वो उतनी नहीं है जितनी रिक्वायर्ड है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग। तो अगर पैसा ही कम है तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगा। तो पहला, इनएडिक्वेट फंडिंग, लिमिटेड गवर्नमेंट बजट एलोकेशन फॉर एनएफएसए इम्प्लीमेंटेशन। नंबर 2 इज द लॉजिस्टिकल हर्डल। लॉजिस्टिकल हर्डल के बारे में अगर हम बात करें, मैंने बोला यहाँ पे आपका फार्मर है, यहाँ पे फिर आपकी आती है गवर्नमेंट। ठीक है, फार्मर आ गया यहाँ पे, देन गवर्नमेंट आ गई, देन यहाँ पे आपका कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर। फार्मर ने क्या किया? एमएसपी पे गवर्नमेंट को बेचा। अब गवर्नमेंट ने ले रही है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ पे रखेगी? गवर्नमेंट नीड्स गोडाउन। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गोडाउन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट को भी तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए। और आप लोग देखेंगे कि जब हम पीडीएस भी पढ़ेंगे तो वहां पे एक ड्रॉबैक आता है। इसका ड्रॉबैक क्या आता है? ड्रॉबैक ये आता है कि जब हम पीडीएस के बारे में बात करते हैं तो काफी सारा जो हमारा फूड ग्रेन है वो क्या हो जाता है? वो खराब हो जाता है, वो रॉटन हो जाता है। ठीक है, खराब हो गया, चूहे खा रहे हैं उसको। ठीक है, बरसात का पानी लग गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वहां पे क्या है? बहुत ज्यादा वहां पे वेस्टेज होता है। और ये वेस्टेज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम ये आया। नंबर 3 सा बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन। हम लोग काफी टाइम कहते हैं कि हमारे जो बेनिफिशियरी है वहां पे गोस्ट बेनिफिशियरी है, मतलब जिसको रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो है ही, अब उसको मिली, जिसको रिक्वायरमेंट है नहीं, उसका राशन कार्ड बन गया बीपीएल के नाम पे। लेकिन जहाँ पे जिसको जो बीपीएल एक्चुअल है उसको तो स्कीम पहुंच नहीं रही, उसको तो स्कीम का बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। तो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रॉब्लम। तो डिफिकल्टीज इन एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग एलिजिबल हाउसहोल्ड। इम्पैक्ट एंड आउटकम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज अवेलेबिलिटी। ठीक है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन आप नेटवर्क देखिए तो हर जगह आज के डेट पे है। आपके एरियाज के अंदर भी राशन शॉप्स आपको मिलेंगी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं, लेकिन राशन शॉप है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू। अब अगर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, ठीक है, अदरवाइज राशन शॉप तो आपको मिल रही है। रिड्यूस प्राइसेस हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिड्यूस प्राइसेस हैं। इवन
आप आंगनवाड़ी देख रहे हैं, आंगनवाड़ी भी यहाँ पे ही है, ठीक है, आंगनवाड़ी भी इस स्कीम के अंदर कवर होते हैं। मैं आपको लास्ट में एक पॉइंट लिखवाऊंगी अबाउट द आंगनवाड़ी। तो इम्प्रूव न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन पे फोकस किया गया, ठीक है। फिर इम्प्रूव न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं, जब न्यूट्रिशन इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रिड्यूस होगी। तो रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। नंबर 3 इज द इनहांस फूड अवेलेबिलिटी, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर एडिक्वेट फूड सप्लाई। क्लियर। फिर सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीमेंट इम्प्लीकेशंस के बारे में अगर हम बात करें, इम्प्रूव फूड एक्सेस, ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन, क्योंकि अगर आपको पैसा मिल रहा है, अगर आपको फूड मिल रहा है सब्सिडाइज रेट पे, तो आपके पास जो पैसा आप कमाएंगे वो आप कहीं और यूज कर सकते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करेगा, आपका पॉवर्टी लेवल रिड्यूस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज नाउ प्रोवाइडिंग यू फूड एट सब्सिडाइज रेट। और क्योंकि खान अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, आपको जब खाना लेने आप गए, आपने 10 रुपए का खाना लिया, तो 90 रुपए तो आपकी पॉकेट में है, खाने की रिक्वायरमेंट तो आपकी पूरी हो गई ना। अदर देन दैट, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती सब्सिडाइज रेट पे, तो 100 का 100 रुपए में भी आप खाना नहीं ले सकते थे, क्योंकि मार्केट में एक्सपेंस बहुत ज्यादा है फूड के ऊपर। नंबर 3 इज द न्यूट्रिशनल बेनिफिट। अब यहाँ पे माल न्यूट्रिशन को टारगेट करने की बात की गई, ठीक है। नंबर 6 इज द फ्यूचर कंसिडरेशन। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो आई रिक्वेस्ट कि आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब पॉलिसी रिफॉर्म, क्या क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स होने चाहिए। देखिए, कोई भी पॉलिसी आती है, ये बात मैं आपको अभी भी बोल दूं, तो जब भी कोई भी पॉलिसी आ रही है, वहां पे पॉलिसी हमेशा अच्छी होती है, ठीक है। जब स्पेशली आप लोगों को ये पॉइंट मैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बोलूंगी, पॉलिसी अच्छी होती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम इज ऑलवेज एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल। प्रॉब्लम कहाँ पे है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल के अंदर प्रॉब्लम है। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन अच्छी करनी है कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, लीकेजेस खत्म हो सके, तो स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। नंबर 2, स्ट्रेंथनिंग मॉनिटरिंग, ठीक है। आपने राशन शॉप तो खोल दी, लेकिन वहां पे उसमें सरप्राइज विजिट्स होनी चाहिए, सो दैट आपको पता चले कि कोई भी एक्चुअल वेस्टेज ना हो, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग मॉनिटरिंग। नंबर 3 इज द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। जैसे आप देख रहे हैं आज की डेट में बायोमेट्रिक हो रहा है, तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, सो दैट जो मैनुअल एरर्स हो रहे हैं, जो मैनुअल वे में लीकेज हो रही है, उसको कम किया जा सके। क्लियर। फिर प्रिसीजन फार्मिंग होनी चाहिए, ये एमएसपी के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे जब हम एनएफएसए के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एग्रेरियन रिफॉर्म्स पे भी फोकस किया गया है। क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स तो यहाँ पे है नहीं, जब आप मिश्रा एंड पूरी पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि बुक्स पढ़ लीजिए। जब आप क्लास लेक्चर देखते हैं, आफ्टर दैट एक रीडिंग दे दो, कोई पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा है ऐड कर लेना। तो वहां पे शेड्यूल 3 के अंदर आप लोगों को शेड्यूल 3 वाला पॉइंट में मिश्रापुरी से रीड कर रही हूँ, सुनना ध्यान से, ठीक है। शेड्यूल 3 लिस्ट वेरियस प्रोविजंस फॉर एडवांसिंग फूड सिक्योरिटी अंडर 3 ब्रॉड हेडिंग। अब एक हेडिंग में क्या आता है, रिवाइटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, रिवाइटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम एग्रेरियन रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, रिम्यूनरेटिव प्राइसेस के बारे में बात करते हैं। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स में प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में भी बात की जाती है, क्योंकि जब भी आप फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करोगे, तो फूड मिलेगा, सप्लाई ऑफ फूड इज इंपॉर्टेंट, और फूड सप्लाई कहाँ से हो रहा है, फार्म सेक्टर से ही हो रहा है। तो दैट्स वाई प्रिसीजन फार्मिंग, और मैंने आपको बता दिया शेड्यूल 3 ऑफ एनएफएसए एक्ट के अंदर ये चीज के बारे में बात की गई है। नंबर 2 इज द ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, enhancing supply chain transparency and traceability. नंबर 3 इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें हम नेशनल एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, सॉरी, नेशनल, हम ई नाम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि आपका जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, वो डिजिटल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लीकेजेस खत्म होनी चाहिए, मिडल मैन का रोल खत्म होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग अभी तक देख पा रहे होंगे, जितना भी हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, जितना भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में बात किया, वो सारा इंटरलिंक है। अगर आपको एक लेक्चर पता है, आप कहीं ना कहीं लिंक कर पा रहे हैं। अब सस्टेनेबिलिटी मेजर्स, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मेजर्स में मैंने आप लोगों को एवरग्रीन रेवोल्यूशन में सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ाया था, और शेड्यूल 3 जो मैंने आपको बोला, वहां पे भी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे रिवाइटलाइजेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर का, ठीक है।
to promote sustainable agriculture, strengthen food distribution network. नंबर 3 इज द इनहांस कम्युनिटी एंगेजमेंट, क्योंकि जो भी पॉलिसी के बारे में बात की जाती है, पॉलिसी वही बेटर होती है जहां पे लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन है। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब मुझे एक पॉइंट आपको लिखाना था, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। पॉइंट लिखना, फॉर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन in the age group, for children in the age group of 6 months, 6 months to 6 years, the act guarantee, the act guarantees an age appropriate meal, an age appropriate meal free of charge, free of charge through the local Anganwadi, through the local Anganwadi, through the local Anganwadi. लिखा आप लोगों ने ये पॉइंट? और एक और पॉइंट लिखना, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स, यहाँ पे 1 फ्री मिड डे मील है। ठीक है, जो स्कूल्स में दी जाती है ना, उसके बारे में की बात की जा रही है। 8 क्लास तक आपको पता है फ्री मिड डे मील के बारे में बात की जाती है। ठीक है, एक्सेप्ट ऑन स्कूल हॉलीडेज बोला गया 1 फ्री मिड डे मील दी जाएगी। और आप लोग अगर आप ये स्कीम देख रहे होंगे मिड डे मील की, अब आप यहाँ से राइट टू एजुकेशन के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स को बता रही हूँ जो यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, यहाँ से आपने ये स्कीम पढ़ी, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया राइट टू एजुकेशन पे, तो आप यहाँ से वहां तक भी लिख सकते हैं कि लिटरेसी कैसे गवर्नमेंट इंप्रूव कर रही है। क्योंकि मिड डे मील में जिनके पास खाना नहीं है, वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको मिड डे मील प्रोवाइड करेंगे उन बच्चों को जो स्कूल आएंगे। तो लोगों ने भेजना शुरू किया स्कूल। तो ये स्कीम में आप लिंक कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अपना फीडबैक शेयर करिए सो दैट क्लास को कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, उस चीज के ऊपर फोकस किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।